नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज बात करेंगे बिहार में आए सियासी तूफान की। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू में दो फाड़ होने की सुगबुगाहट है। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि 2024 के चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार बड़ा खेला करने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासी तस्वीर और समीकरण दोनों बदल सकते हैं। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। उससे पहले बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। दिल्ली में ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक की और कहा जा रहा है कि ललन सिंह जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव रख सकते हैं। इस उहापोह के बीच जेडीयू असमंजस में है कि बैठक में नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे। इस लिहाज से जेडीयू के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए खुद जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं। लेकिन दिल्ली से बिहार तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू में फूट के हालात पैदा हो रहे हैं, जिससे महागठबंधन में भी टूट की तलवार लटकी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार आरजेडी से भी नाता तोड़ सकते हैं और पलटी मारकर मंत्रिमंडल भंग करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। नीतीश कुमार मन में पीएम बनने के सपने भी बुन रहे हैं। ऐसे में पीएम पद के लिए फेस के लिए उनके नाम को उछाला जा रहा था। दिल्ली के जेडीयू दफ्तर पर लगे पोस्टर नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे। नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को देखकर कहा जाता है, जब जब पार्टी के नेताओं का झुकाव दूसरे दल की तरफ हुआ, नीतीश कुमार उस नेता के पर कतर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि इस बार नीतीश कुमार किस किस के पर कतरेंगे और उनके तीर से कौन कौन घायल होगा, इस पर करेंगे बहस। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। खबरें चल रही है, मत नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोल ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। बिहार में किस बात की लड़ाई है? वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ। बेटवा का क्या होगा, उसमें उधर जाते हैं, लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। दल यूनाइटेड की नियमित बैठक और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो फैसले बैठक में लिए जाएंगे उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल बिहार को लेकर, जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, क्या बिहार में सत्ता पलट होने वाला है? बड़ा सवाल यह भी कि क्या जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? क्या सीएम नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं मंत्रिमंडल? क्या नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पद? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल इस वजह से क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, कुछ नेताओं की चुप्पी भी सवालों के कटघरे में। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान के, और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कुछ ही वक्त में हमें आरजेडी की प्रवक्ता भी ज्वाइन करेंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल प्रोफेसर विनीत जी आपसे ही है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? इसकी संभावना क्यों दिख रही है आप लोगों को? बीजेपी और आप लोगों की लाइन लेंथ एक सी क्यों है इस पर? आयुष भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, नीतीश कुमार जी ने इतनी बार धप्पा मारा है कि बिहारी और हम जैसे लोग, उनके सारे हथकंडों से हम लोग अस्वस्थ हो चुके हैं। हमें कोई भी चीज आश्चर्यचकित नहीं करती है। नीतीश कुमार जी की अभी स्थिति है आगे कुआं और पीछे खाई वाली। भाई, ललन सिंह जी ने कान फूक फूक के उनके दो कदावर नेता आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को अलग किया और एनडीए से भी अलग कर दिया। ये कह के कि भाई आप प्रधानमंत्री बनिएगा, जबकि इनका अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट था कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। और देखिए, इंडी गठबंधन ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया है। अभी स्थिति बन गई है कि जाए तो जाए कहां। नीतीश ने एक तरफा पलटी तो मारी नहीं है। नीतीश अगर बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी भी उनके साथ आई है।
नीतीश आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी भी उनके साथ आई, तो पलटी मारने के मामले में सभी एक ही स्टैंड पर खड़े हैं, ऐसा लगता है। नहीं, जो तो इससे ये संभावना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? आयुष भाई, वर्तमान में नीतीश कुमार जी अगर कहीं सोच रहे होंगे कि वो एनडीए में जाएंगे, क्योंकि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ने एक बार नहीं कई बार कह दिया कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब एसेट नहीं बचे, अब लायबिलिटी हो गए और राजनीतिक करियर के बिल्कुल ठहराव पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल उतार पे पहुंचे हुए हैं। तो कोई उनको लेके अपना सिर बोझिल नहीं करेगा। जहां तक हमारी पार्टी, ज्योति बाबू, ये आप लोगों को क्या आभास हो रहा है? क्या कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कोई चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं संगठन को लेकर या सरकार को लेकर? कांग्रेस में ऐसी कोई चर्चा नहीं। ये चर्चा केवल आपके माध्यम से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बेवजह लोगों को गुमराह करने ये बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्योति बाबू, नेटवर्क आपका आ नहीं रहा, आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे और सवाल जब आप कनेक्ट होंगे मेरा यही होगा कि पिछली बार आप लोगों को आभास था क्या। लेकिन धनंजय गिरी जी, सवाल यही है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ सकते हैं, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये बातें जेडीयू में क्यों नहीं दिख रही है? इस बात पर इकबाल क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोग शायद फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा विपक्षी पार्टियां करती हैं। देखिए आयुष जी, नीतीश जी का इकबाल बिहार में खत्म हो गया है। नीतीश जी के पास कुछ बचा नहीं है और जिनके पास दल का पता नहीं वो देश चलाने के ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार के दल का जो जिस तरह से दलदल में फंसा हुआ है, और नीतीश कुमार ने जब ये घोषणा कर दी कि मेरे जो सक्सेसर होंगे तेजस्वी यादव होंगे, तो उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया कि हु आर यू, और उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। और इतने सारे इंडी गठबंधन में एलाइज हैं, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल है, हम लोग किसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने भी किसी पर डिबेट नहीं रखा। नीतीश कुमार खुद इंडी गठबंधन को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं मोदी के पास चला जाऊंगा, तुम देखते रहिए। नीतीश कुमार के मन के, मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि सीट शेयरिंग में या पीएम फेस को लेकर उनका वजन बढ़ जाए, न कि जेडीयू में टूट फूट ऐसी कोई बात है? नहीं, देखिए जेडीयू आज अपने समाप्ति के कगार पर खड़ी है। जदयू के नेताओं को ये जब पता है, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कार्यकर्ताओं को कि हु आर यू और मेरा सक्सेसर तेजस्वी यादव होंगे, तो जदयू के सारे कार्यकर्ताओं को पता चल गया कि भाई हमारी पार्टी का अंत जब होगा तो तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे। जबकि उन लोगों ने पूरे जीवन की लड़ाई तेजस्वी यादव के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ ही लड़ी है। अब नीतीश कुमार जी का ये टैक्टिक्स पॉलिटिक्स है कि वो इंडी गठबंधन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दी से हमारे नाम का निर्णय कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि न उनके पास दल बचा है और न सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या इस बात में वजन कितना है कि जब भी कोई बड़ा नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का किसी दूसरे दल से करीब होता है तो नीतीश कुमार की कोशिश ये रहती है कि उसका पहले पर कतरा जाए? कई सारे उदाहरण हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह की बात की जाए या इससे पहले हमने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक बड़ा एक्शन दिखा था जब करीबिया उनकी दूसरी पार्टी से दिख रही थी। क्या ये फैक्टर इस बार ललन सिंह को लेकर दिख रहा है कि वो आरजेडी से ज्यादा करीब है, इस वजह से फिर से नीतीश कुमार कमान संभालेंगे पार्टी की? धन्यवाद आयुष भाई, और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि धनंजय गिरिजन ने बताया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होगा, ये मैसेज देकर उन्होंने अपनी पार्टी के सभी नेताओं का कद को वैसे ही काट दिया। उन्होंने ये बता दिया कि आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, आप सिर्फ मैं ये कहूँ कि दरिया उठाने के लिए और पत्तल बिछाने के लिए रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो जेडीयू में नहीं है। और मैं सहमत हूं धनंजय भाई से कि इस समय में ना उनके पास दल बचा है, ना उनकी विश्वसनीयता बची है। वो जिस प्रकार से पलटी मारते रहे हैं लगातार, उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस सारी स्थिति के पीछे यदि कोई संचालक है तो वो है लालू प्रसाद यादव जी। जब से उन्होंने अपनी राजनीतिक गोटियां बैठानी शुरू की हैं तभी से लगातार जो है आप देखिए नीतीश कुमार जी के पैर उखड़ने शुरू हो गए। अब उनको एक लॉलीपॉप जो दिया गया वो यही दिया गया कि इंडी गठबंधन का हम आपको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनवा देंगे, आप तेजस्वी यादव के लिए सीट छोड़ दीजिए। नए पॉलिटिशियन तो है नहीं कि कोई उनको लॉलीपॉप देगा और समझ जाएंगे। नहीं आयुष भाई दशकों तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। क्योंकि जब एक आसक्ति और एक जो मन में कामना होती है ना, उस कामना के पीछे व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। आज वही स्थिति जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू की है। अन्यथा वो जिस आरजेडी से लड़कर मुख्यमंत्री बने थे, जिसके विरोध की उन्होंने राजनीति की थी, उसी का हाथ पकड़कर वो मुख्यमंत्री क्यों बनते भाई?
ये आप मुझे बताइए। उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता थी आप बिल्कुल कंडम हो चुकी है, और बिहार के ऊपर वो बोझ ऐसे है। एग्जांपल आपको पैरेलल किसी और दल में नहीं दिखते हैं जहां पर विरोध करके लड़ा गया हो और उसी के साथ सरकार बनी हो? देखिए आयुष भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई एक अलग हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपराध के खिलाफ युद्ध करें आप और फिर अपराधियों को ही गलबैया कर ले, ये केवल और केवल जेडीयू में दिखाई देता है। आपने कहा कि बीजेपी और जेडीयू भी फिर बराबर के भागीदार हो गई अगर उन्होंने अपने संग खड़ा किया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदैव जो सोच रही है वो विकास की सोच रही है। आप देखिए, जब तक बिहार के अंदर बिहार में तो वही हो गया, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तो नहीं, सुनिए ना, सिर्फ 20 सेकंड। अगर इतने गलत थे नीतीश कुमार तो फिर बीजेपी के साथ वापस कैसे आ गया? सवाल मेरा ये है। विकास की परिभाषा, वो परिभाषा हर किसी के पास बता है। रहा हूं ना आपको। आप मुझे बताइए कि सीमावर्ती जो सीमांचल है, आज वहां स्थिति क्या है? वहां पर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। वहां पर जिस प्रकार से स्कूलों के नाम तक बदल दिए गए, तुष्टीकरण की राजनीति पराकाष्ठा पे है। अभी आप देखिए जो कैलेंडर कब नहीं हो रहा था सीमांचल के जिलों में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, इस तरह की खबरें लगातार आई रही थी जब जेडीयू और बीजेपी थे। तब भाजपा के एक नेता हमेशा आवाज उठाते थे। भाजपा के नेता लगातार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाते रहते थे, पुलिस पर दबाव बनाते रहते थे, और यही कारण रहा कि जिस प्रकार ज्योति बाबू, सवाल वही है, पिछली बार आप लोगों को आभास था क्या जब नीतीश कुमार पलटे थे, या ये कह लीजिए कि कोलिशन उन्होंने तोड़कर एक नया कोलिशन ज्वाइन किया था? देखिए, ये जितनी बातें हो रही है, आप सरकार स्थिर रहे, लोग को वेलफेयर की बात हो, इससे ज्यादा और कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर आप आज ये प्रोग्राम भी अगर कर रहे हैं, तो अगर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भी आप विश्लेषक के तौर पर जिन प्रवक्ताओं को बैठाए हैं, गिरी जी तो समझ रहे हैं कि ठीक है वो आधिकारिक प्रवक्ता है, लेकिन आप बताए भी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, वो क्या महाराष्ट्र में जिस सरकार बनी और जिस तरह से लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आए, मुझे उत्तर नहीं, मैंने सवाल आपसे किया, सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का भी बयान पहले कुछ था ज्वाइन करने से पहले। तो सवाल है कि नीतीश कुमार फिर से जाएंगे या फिर से नहीं आएंगे, अब वो तो मुझे ज्योति बाबू, मैंने उस पर सवाल पूछा उनसे, मैंने पूछा कि पैरेलल एग्जांपल्स आपको दिखते हैं नहीं दिखते, वो सवाल वहीं खत्म हो गया। आप काउंटर करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने फैसलों को बदला है, वक्त वक्त पर वो बदलते रहे हैं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है ना। उनकी विश्वसनीयता पर अगर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर जनता में या जो मीडिया को लेकर आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे उसका इतिहास है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या पिछली बार जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, वो बीजेपी के साथ वापस गए थे आप लोगों का साथ छोड़कर, क्या उस वक्त आप लोगों को आभास था या नहीं था? देखिए, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी भागीदार रही है। अगर वो छोड़े हैं, जैसा कि आपने खुद ही अपने एंकरिंग में बताया कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने भी पकड़ा और उन्होंने पकड़ा तो इन्होंने भी छोड़ा। लेकिन आज के दिन में ये मैंने वो सवाल पूछ लिया है, जो आप पूछ रहे हो मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। मेरा सवाल यह है कि पिछली बार आभास था या नहीं था, आप लोग प्रिपेयर्ड थे कि नहीं थे नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर? और अगर पिछली बार नहीं थे तो इस बार आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन में सारे नेताओं से मिलकर बात कर आगे बढ़ाने की, तो ये तो और बड़ा रीजन हो गया कि नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं को एक साथ बुलाया और नीतीश कुमार फेस नहीं घोषित किया जा रहा है। ये फेस घोषित नहीं किया जाता, दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, नॉट द पार्ट ऑफ एनडीए। पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल होता नहीं है ना, पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल जैसा होता नहीं है जैसा आप कहने की कोशिश करें। ज्योति पर्सनल तो नहीं, तो पर्सनल तो है नहीं, मैं तो सब ये तो पार्टी की इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई बात तो मैं कर नहीं रहा। इंडिया गठबंधन का स्ट्रेटजी है। सारिका पासवान जी, ज्योति बाबू लौटता हूं, सारिका पासवान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। सारिका जी, क्या नीतीश कुमार फैसला बदलने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या गठबंधन छोड़ने वाले हैं? इस तरह की जो खबरें हैं इसमें सिर्फ धुआं ही है या फिर कहीं आग या चिंगारी भी है? मैं तो कहूंगी ये धुआं भी नहीं है, ये अफवाह है, ये भ्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि 2024 में लोकसभा और केंद्र की सत्ता दोनों से ही इनका जो है ना रिश्ता टूटने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को और खास करके बिहार को, जो 39 सांसद जिस बिहार ने दिए इनको, उन्होंने उस बिहार को छला है। और अब ये तरह तरह से इनको में तो फिर जेडीयू भी आ गई 39 वाले में, आपके गणित में 39 में जेडीयू भी इंक्लूड हो गई। सारिका जी जी सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कहती हैं कि 39 दिए तो 39 में जेडीयू भी इंक्लूड हो गई।
नहीं नहीं, देखिए आज जो भाजपा जो है बार बार ये गठबंधन को तोड़ने का जो बात कर रही है और कहती है, बहुत दम रख करके कहती है कि बिहार से इनको इतने सांसद मिले, उस तर्ज पे मैं कह रही हूँ इन्होंने उसी बिहार तर्ज पर को बीजेपी ये दिया भी कह सकती है कि आपके नेता ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा। जब पिछली बार नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ वापस आए तो आप ही लोग उनको पलटूराम कह रहे थे, ये बीजेपी ने नहीं कहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़का झूठा पार्टी बीजेपी वाले को कहा था और उन्होंने उनके झूठ को साबित किया और उनके साथ गठबंधन तोड़ा, ये सबके सामने है। और जिस तरीके से भाजपा आज पुनः पूरे देश व्यापी झूठ बोल रही है, तो उन्होंने तो इस बात की पुष्टि भी की है कि बड़का झूठा पार्टी जो है वो बीजेपी है और ये वो जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। बताइए। भ्रम तो बहन जी आप लोगों की पार्टी फैला रही है और आपकी स्थिति जो है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लगातार आरजेडी को गुंडा पार्टी कहा, लगातार आरजेडी के अपराधों को सबके सामने रखा, आपके घोटालों को सबके सामने रखा, उसके बाद वो आप ही की गोद में जाके बैठ गए, तो ये तो सबके सामने दिखाता है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है। ना आपकी क्रेडिबिलिटी है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है। जब आप सत्ता से बाहर थे तो आप लगातार उनको गरिया रहे थे और अब जब सत्ता में साथ में आ गए तो आप उनका बचाव करने लग गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं छोटी सी कि जो ज्योति बाबू ने कहा था उसका उत्तर मैं दे दूं सिर्फ 20 सेकंड में कि ज्योति बाबू आपने ना महाराष्ट्र का विषय उठाया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप वैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको अपडेट होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के संग चुनाव लड़ी थी और वहां पे जो मैंडेट मिला था वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही मिला था, ये आपको बता दूं। और डिबेट कहीं और चल जाए। ठीक है मैं रैली में कहूं तो मोदी के बड़े-बड़े कटआउट लगे थे वहां पर। वो अजीत पवार वाला फैक्टर हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने पूछा हो, लेकिन ये डिबेट पर्सनल हो जाएगा अगर उस पर हम जाएंगे। लेकिन सारिका पासवान जी ये बताइए, ललन सिंह के ही शिकायत को लेकर लालू यादव पर कार्रवाई की गई थी, तो कई बड़े ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर आप लोग एक साथ दिखते तो हैं, लेकिन एक साथ दिखने की इस कवायद में कई बड़े लूपहोल्स या टूट दरार जो भी कह लीजिए, आग चिंगारी, वो दिखते रहती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनपे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जब दामन थामा तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसे किस्से कहानियां राजनीति में होती रहती है। लेकिन आप यहाँ नाम बताइए कहाँ क्लीन चिट मिली। तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता से यहाँ पूछ रहा हूँ ठोक कर कि कौन सा ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया, उसके बाद उसके बंद होगा, जरा बताइए यहाँ पर। सुनने का दम रखते हो तो सुन लीजिए। हाँ बताइए, नाम बताइए। 40,000 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, जो खिलाड़ी पदक जीत के ला रहे उनको। अरे आप इधर उधर की बात मत कीजिए, पहले आप बताइए जो अभी झूठा बात बोला है, जो फर्जी बात फैला रही है फर्जी फैक्ट्री से आरजेडी की, वो बताइए, जरा नाम बताइए ना। नाम बताइए भैया, नौवीं फेल की पार्टी के नेता हैं आप। ठीक है, लिमिट में अपने हिसाब से बात रखिए और बारी से। ठीक है मैथिल साहब ठीक है, ठीक है, हाँ पूछ रहे हैं, उसका तरीका है पूछने। इन्हीं नामों पे आप लोगों से वोट मांगिएगा। तो अरे मेरी बहन, नाम तो बताओ किसका केस बंद हुआ, बताइए सरकार जी। अरे जो व्यक्ति नौकरी के बदले जमीन लेता हो वो, ठीक है मैथिल साहब सुन लीजिए, एक बात सुनिए। सरकार जी जो सवाल उस पर आइए ना, किन नेताओं को क्लीन चिट दी गई और उससे क्या ललन सिंह वाली बात साबित हो जाती है, जो लालू यादव के खिलाफ शिकायत का मामला था पूरा। कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? अब ये इधर उधर की बात करेंगे, अब ये इधर उधर की बात करेंगे, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, ना सीधा आएंगे। ठीक है नाम बताइए धनंजय जी क्या माफी मांगिए कि अभी आपने झूठ बोला, ठीक है, माफी मांगिए यहाँ पर राष्ट्रीय चैनल पे कि आपने यहाँ फर्जी बात फैलाई। नहीं धनंजय जी सवाल ये है, झूठ बोलना धनंजय जी ठीक है धनंजय जी सवाल ये, क्या आपके दरवाजे खुले हैं नीतीश कुमार के लिए इस बार? आयुष जी, मैं बहुत सबको ध्यान से सुन रहा था, आपकी बातें भी सुन रहा था और बहन सारिका जी को भी सुन रहा था, मेरी बातें भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, हम लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले से नीतीश जी को कह दिया है कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जिस क्रेडिबिलिटी की हमारी बहन बात कर रही थी, उसी क्रेडिबिलिटी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। दूसरा, हमारे 303 सांसद हैं। सारिका पासवान से पूछिए कि आपके पार्टी में कितने सांसद हैं, तो बड़ा वाला 0 बताएंगी। और दूसरी बात 2024 में मैं पूछूंगी धनंजय गिरी जी, ठीक है सारिका जी प्लीज सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, बहन मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना, केंद्र की मैंने सत्ता में बदतमीजी नहीं, पूरी देश की मैं जनता आपका ने बहुत सम्मान नकारा कर रहा हूँ, और मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। भाजपा मुक्त भारत 2024 बारी से बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, एक अरब के बड़े आलिम ने कहा है कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर, गालिब का शेर है, मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है।
आप दिल को बहलाते रहिए और हम देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाते रहेंगे और आप चारा के घोटाले में 4 मामलों में सरबराह लालू यादव पार्टी को आपके चलाते रहेंगे। और देश की जनता जो है आज 3 किलो राशन पे डिपेंडेंट हो गई धनंजय गिरी। 5 किलो 2 किलो 2 किलो का घोटाला आदमी का भी खाता ये आप भारतीय जनता पार्टी जो करती है कि 11 भाजपा की देन है। अभी 2 किलो मार ले रही है। अभी देखिए आपके चैनल में बैठे बैठे 2 किलो गाड़ी ठीक है कितने बड़े घोटाले बात है, कितने बड़े घोटाले बात है। आरजेडी की पलक पे क्या भारतीय जनता पार्टी सारिका जी, एक सवाल मैंने कुछ देर पहले ज्योति बाबू से किया था, वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं। क्या पिछली बार जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि गठबंधन तोड़ रहे हैं, एक बार फिर से वो पलट रहे हैं, उस बार आप लोगों को आभास था? ठीक है सारिका जी बताइए। जमीन घोटाला, छल घोटाला, भर्ती घोटाला, अलकतरा घोटाला। ठीक है गिरी जी, ठीक है। सारिका जी बताइए आप लोगों को आभास था या नहीं था पिछली बार? सारिका जी, आप लोगों को आभास था कि नीतीश कुमार फैसला लेने वाले हैं? जब तेजस्वी यादव नाराज हुए, पलटूराम का उनको तमगा दिया गया, उसके पहले आप लोगों को क्या पता था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से बात कर रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न तो अब पूछना चाहिए बीजेपी वाले को कि 17 सालों से बीजेपी के साथ रहते नीतीश कुमार जी, तो क्या इनको आभास हुआ था कि नीतीश जी का दामन छोड़ के वापस से उन लोगों के साथ जाने वाले? अभी तो आपके साथ है ना, छोड़ने वाले हैं, आपके साथ रहेंगे, ये डिबेट है। लड़ाई लड़ी, जिनकी विचारधारा सबकी एक है, पुनः वो उन लोगों के साथ आए हैं। और देखिए जिस तरीके से विचारधारा एक होती तो उनको सत्ता मिलती नहीं। वो जिस जंगलराज को कोस कर सत्ता में आए थे, फिर उनको सत्ता कैसे मिलती? आप ही लोगों को तो कोस कर वो सत्ता में आए थे, फिर सत्ता मिलती कैसे उनको, अगर विचारधारा एक हो जाती? सारिका जी, सवाल यही है कि अगर विचारधारा एक होती तो फिर वो सत्ता में आते कैसे आप लोगों को कोस के? जदयू का नारा था आयुष जी कि चारा चोर खजाना चोर लालू यादव का चोर। ये नीतीश जी खुद नारे को लगाया पिछले बार इन्होंने अच्छे सपना दिखा के देश की जनता को भरमाया। उन्होंने बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा का भ्रम फैला करके उन्होंने बिहार वासियों से वोट लिया, और ऐसा तो वो अक्सर करते आए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को झूठ और फरेब की राजनीति करके गुमराह करते आई है। और आपने कहा कि मुख्यमंत्री विनीत जी एक और कोशिश दिख रही है। नीतीश कुमार कभी अरुण जेटली की जयंती समारोह में शामिल होते हैं, कभी मैं चुप करा रहा हूँ, आप सुनिए तो सवाल। और अब देश की जनता कभी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में शामिल होते हैं, कभी अरुण जेटली की जयंती में शामिल होते हैं, कभी वो बीजेपी नेताओं को अपना दोस्त बता देते हैं पब्लिक मीटिंग में ही। तो क्या एक बार फिर से कोशिश की जा रही नीतीश कुमार की घर वापसी की? आयुष जी, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। नीतीश कुमार जी हर वो काम करना चाहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल असहज हैं राजद में। और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी केवल ललन सिंह के थ्रू बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को और राजद को भी साध रहे हैं। फिराक गोरखपुरी के शब्दों में कहते हैं कि तू ये ना समझ कि फिराक तेरी फिराक में, फिराक उसकी फिराक में जो तेरी फिराक में, जो सारिका पासवान जी समझ नहीं पा रही। और हमें उनका दर्द मालूम है। और ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार भाई बड़े कद के नेता हैं। 70-72 साल उन्होंने बड़ा तब से इंतजार कर रहा था। सुन लीजिए 20 सेकंड। तो भाई क्या है कि नीतीश कुमार जी के साथ स्थिति अब ये बन के हो गई है कि अब वो करे तो क्या करे। भाई बीजेपी लेगी नहीं, एनडीए लेगा नहीं, और राजद की तरफ जाएंगे नहीं। इंडी गठबंधन ने उनका कोई तवज्जो उनको नहीं दी है। तो मुझे चिंता इस बात की है कि नीतीश कुमार जी ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर, जैसे कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि भाई अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो फिर स्थिति में तो राजद की फिर वही परिपाटी चालू हो जाएगी, क्योंकि इनका तो जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार जी के सामने ये बड़ा यक्ष प्रश्न है आयुष भाई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम पार्टी जिस पार्टी से आते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी ही हैं जो कि नीतीश कुमार जी को 71 से 43 सीट पे लाए खड़ा कर दिया। और यही कारण है ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान जी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। और यही कारण देखिए दर्द छलक रहा है सारिका जी का, हम समझ रहे हैं सारिका जी। मेरे साथ सवाल यहाँ पर ये, अगर ये संगठन से जुड़ा, ठीक है सारिका जी मैं लौटता हूँ, अगर ये संगठन से जुड़ा हुआ बदलाव है तो ये संगठन का बदलाव करने का अधिकार किसी भी पार्टी को है। देखिए
संगठन से यदि बदलाव की बात होती तो इस प्रकार से फटास नहीं दिखती, इस प्रकार से रूठना छूटना नहीं दिखता, इस प्रकार से मंत्रणा नहीं दिखती। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी तो संगठन चेंज होता है। 1 मिनट में एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो मंत्रणाएं हैं, ये जो रूठना मनाना है, ये दिखाता है कि क्या चल रहा है। और वो लाइनें हैं मेरे को याद आ रही है आरजेडी के लिए, जो ये 2024 की बात कर रहे थे कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं। ये दम ठोक रहे हैं नरेंद्र मोदी को हराने का। अरे भैया, घोटाले की पार्टी, चारा चोर जो घोटाला हुआ उसमें कन्विक्ट हुए हैं आपके सुप्रीमो को, शर्म करनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार पे बात करती हैं। गुंडई पटना में देखी गई थी जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन कि भैया उससे पहले कि आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, सभी एग्जिट पोल में आ गया था, तो पूरा पटना जाम कर दिया गया था, गुंडई शुरू हो गई थी रोड पे। ठीक है सारिका जी, बहुत छोटा सा क्विक रिएक्शन, फिर मैं ज्योति बाबू पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक बिल्कुल सारिका जी, ठीक है, क्विक रिएक्शन। गुंडा पार्टी जो है ये इस बार 2024 का देखने को नहीं मिला। ठीक, बोलिए। बिल्कुल, देखिए आयुष जी, कई ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में मिलाया, उनको क्लीन चिट दी। नाम बताइए, फिर देखिए ये फिर नाम नहीं बताएंगी। ये देखिए यहाँ पर बैठकर ये नौवीं फेल की पार्टी के नेता यहाँ बैठकर फिर फर्जी बात फैला रही है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ सारिका, यदि आपके पास नाम है तो आप बोलिए, और ना यहाँ पे माफी मांगिए। आपके चैनल पर जिस प्रकार की झूठी प्रपंची बातें ये आरजेडी की प्रवक्ता कर रही है, ये बताता है कि चारा चोर की पार्टी, ये नौकरी के बदले जमीन लूटने वाली पार्टी, ये वर्दी घोटाले वाली पार्टी, ये पीडीएस घोटाले वाली पार्टी की नेता जो है यहाँ बैठकर फिर एक घोटाला करने को तैयार है। झूठ नाम घोटाला, और ये घोटाले की पार्टी है। और घोटाले बताइए सारिका जी, बताइए, बता दीजिए सारिका जी। ये नाम नहीं बताएंगी सारिका जी, बताइए दीजिए अब नाम, बताइए नाम। क्या डर था भारतीय जनता पार्टी को? अरे नाम बताइए, तू इधर उधर की बात मत कर। ये काफिला क्यों लूटा? मुझे राजधानी से गिराना मेरी रहबरी पर सवाल है। तू नाम बता भाई, आप नाम बताइए मेरी बहन, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। यदि आपने कुछ कहा है, एक पार्टी के प्रवक्ता है आप, लेकिन आपने कुछ कहने के बाद उसका उत्तर नहीं दे रही है, तो ये बताता है कि आप अल्पज्ञानी है। आप झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आती है, आप प्रपंच कर रहे हैं, आप झूठा। ठीक है, मैं तो सब ठीक है, बोलिए सारिका जी। कारण थी जिस कारण से इन लोगों की ट्रांसफर करनी पड़ी। नहीं, उनका ही कहना है कि अगर ऐसे कोई नेता है तो उनका नाम बताइए आप, जिनको क्लीन चिट दे दिया गया हो, सिर्फ इसी बात पर कि वो एनडीए के साथ आ गए, बीजेपी में शामिल हुए। देखिए लंबी फेहरिस्त है जिसके बताना मुझे लगता है कि आपकी पूरी डिबेट में पूरा पढ़ के आपको बता देती हूँ। देखिए 2016 में छगन भुजबल को अरेस्ट किया गया था। 870 करोड़ भ्रष्टाचार के आरोप में थे, वो ईडी का उनको समन था, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जब ये शामिल हुए तो वो सारी चीजों को रोक दिया। क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी एक मशीन है जो भी चाहते हैं वहाँ पे वो उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो क्लीन चिट मिल जाती है। रेड्डी ब्रदर्स के बारे में बताइए। नहीं, ठीक है ज्योति बाबू, ठीक है ज्योति बाबू, ये तो कहा जा रहा है कि एक फिक्सिंग हुई थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का फेस बन जाएंगे, तेजस्वी कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब नीतीश कुमार फेस नहीं बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से गठबंधन में हो गया है टसल, और टसल का नतीजा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आयुष जी थोड़ा आप निष्पक्ष रहें। और मैं ज्योति बाबू, अगर आपको लग रहा हो निष्पक्ष नहीं हूं तो मैं ये आपसे डिबेट में ही कह रहा हूं किस फैक्टर पर नहीं हूं वो बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। इतनी वाली लिबर्टी देता हूं आपको, या मेरे पहले में कोई भी बैठा हो कह सकता है। अगर मेरे सवालों में आपको वजन कम लगा हो, बीजेपी के लिए, राजनीतिक विश्लेषक के लिए, एलजेपी आरवी के लिए, कांग्रेस के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, आप कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सारिका जी, नहीं सारिका जी, धनंजय जी, ठीक है ज्योति बाबू बोलिए आप। ठीक है ज्योति बाबू बोलिए, ज्योति जी बोलिए। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, सुनिए ज्योति बाबू बताइए आप, ज्योति बाबू बताइए। अब एक बात मुझे बताएं, जिस बात की चर्चा अभी शुरुआत किया अभी बीच में कि एक नाम बताएं आप कि किस पर जो है साइलेंट हो गया, जिसको क्लीन चिट दे दिया गया। अगर मैं ये मानूं भारतीय जनता पार्टी की बात,
कि जिस पर आरोप थे और जिनको इन्होंने पार्टी में ले लिया, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे असम के सीएम हो, तो अगर ये कहते हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गया, तो ये तो और भी गंभीर मामला है कि अगर क्लीन चिट नहीं मिला और जिस पर प्रधानमंत्री खुद ही और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते रहे कि भ्रष्टाचारी थे, तो अगर वो फिर भी उनके पार्टी में है, इसका जवाब धनंजय जी से लेते हैं। ठीक है, मेरे सवाल का बोलने दीजिए। देखिए आयुष, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए, अगर आपको यही लग रहा है कि पहले वही जवाब दे तो ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, क्या गठबंधन में एक बड़ा टसल इस वजह से है कि नीतीश कुमार पीएम फेस बनने वाले थे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे? आप इसका जवाब दीजिए, इसके ठीक बाद में जाऊंगा धनंजय गिरी जी के पास, जिसको लेकर आपका सवाल आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, स्पष्ट रूप से जिन मुद्दों को लेकर इस देश में महिलाओं, गरीब, युवाओं और लोगों में जो उठा हुआ बात सब है, उन मुद्दों को लेकर ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनी है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है। तो जिन मुद्दों को लेकर चली है, उन मुद्दों में मुद्दे प्रमुख हैं। जहां तक आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं कि क्या उनके नाम आ जाने से किसी को परेशानी है, अगर उनके, वो एक सीजन नेता है, लालू जी यादव सीजन नेता है, ममता जी सीजन नेता है, तो अगर किसी का भी नाम आ जाएगा तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं। नीतीश कुमार ने की, फल खाने के लिए किसी और का नाम प्रोजेक्ट कर दीजिए आप, दिक्कत उनको होगी। क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूं, नहीं धनंजय जी, मैं आपसे पूछता हूं आपसे, नहीं ज्योति जी, आप उससे पूछ नहीं सकते, दिक्कत यही है। क्या एनडीए में कन्वेनर आप एनडीए से पूछिए, क्या एनडीए में कन्वेनर बन गए? आप बीजेपी से पूछिए, क्या वहां मुझसे पूछने के लिए आपको मेरा सीनियर होना पड़ेगा, मेरे सीनियर ही मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी से पूछ लीजिए, लेकिन सवाल जो ये है कि अगर नीतीश कुमार ने मेहनत की, उसके बावजूद उनका नाम नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा, तो ये एक और बड़ा मुद्दा है। ज्योति बाबू, कौन वो, ये देखिए आयुष जी, मेरी बात सुनिए, ये तो बेवजह आप बात उठा रहे हैं ना कि उनका नाम नहीं लिया गया, नहीं दिया गया। ये तो हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है ना। आप इतनी बातें बीजेपी से, एनडीए से क्यों नहीं पूछते हैं? पूछिए, बताइए, पूछिए क्यों नहीं बेटी? हमारे यहाँ तो सब ठीक है, हमारे यहाँ सब जिन नेताओं को क्लीन चिट नहीं मिली, उनको आप लोगों ने शामिल कर लिया, ये एक और बड़ा मुद्दा है। ये तो और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। नहीं, मैं बिंदुवार और नामवार बता देता हूं। उन्होंने दो नाम लिया, एक आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, जिन्होंने 2013 में जब इनकी यूपीए की सरकार थी, तभी सीबीआई की चार्जशीट में उनको एक्यूज से उठा करके और इन्होंने विटनेस बना दिया। ये सीबीआई की चार्जशीट 2013 में फाइल हो गई थी, उसके बाद से वो विटनेस। ठीक है, अजीत पवार वाला मुद्दा ठीक है। दूसरा इन्होंने नाम लिया अजीत पवार का। अजीत पवार के ऊपर जो केस चल रहा है, उस पर अभी जांच चल रही है। दूसरी बात, जो लोग उसी कानून के, उन्होंने वही तो कहा कि जांच चल रही है, क्लीन चिट नहीं मिली, आपने शामिल कर लिया। एक मिनट, तो वो जांच तो सोनिया गांधी पे भी चल रही है, वो जांच तो राहुल गांधी पे भी चल रही है। वो लोग भी बेल पर बाहर हैं, तो क्या वो लोग पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? वो दोनों भी बेल पर बाहर हैं। इस देश के संविधान और इस देश के कानून के तहत दोनों जमानत पर चल रहे हैं। ठीक है, इस देश पार्टी के सरबराह की जमानत पर, तो वो क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं कांग्रेस को? वो कांग्रेस से पहले दोनों छोड़ दें, उसके बाद हम भी सारे लोगों को, टेंटेड लोगों को निकाल देंगे, जबकि सोनिया और राहुल दोनों ही बेल पर। ठीक है धनंजय जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जेडीयू में इस तरह की कोई स्थिति है, तो वो तो 24 घंटे 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर गिरिराज सिंह के बयान का मतलब क्या है और मकसद क्या था? क्या 24 के पहले बीजेपी कंफ्यूजन वाली स्थिति लाना चाहती है, ताकि जनता में जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की, वो और गिरे और उसका फायदा बीजेपी को 24 में हो? ये मकसद आपका? आयुष जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते हैं। नीतीश कुमार जिनके पास दल नहीं, वो देश चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। और ख्वाब होते तो क्या बात थी, तुम ख्वाहिश बन बैठे। और नहीं, तो जो गिरिराज सिंह जी ने कहा, उसका आखिर बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? और अगर 24 घंटे 48 घंटे में नहीं ऐसा होता है, तो फिर किसकी बात गलत साबित होगी? देखिए आयुष जी, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। नीतीश कुमार अपने निशारे पर जदयू को चलाते थे। अब ललन सिंह की लालसा लिप्सा पर बदल गई है और उन्होंने कह दिया है कि न दल आपके पास बचा है, न पार्टी बची है, और आप देख लीजिए कि खंड खंड होने जा रही है जदयू। आप बहुत जल्द इसका परिणाम सामने दिखेगा। और कोई हम चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, हमने आपसे थोड़ी कहा। उनके यहाँ छेछा लेदर अगर नहीं हुआ होता, तो ये बाजार, अरे नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और घर की बात सरकार। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये दिखता है कि नीतीश कुमार का जो ऑफिशियल स्टैंड वक्त वक्त पर बदलता रहा है, इन द कोalition और इन द पार्टी, दोनों पार्टी में वो बड़े नेताओं को किनारे करते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह तक का इतिहास हमने देखा है, और कोalition में लगातार वो बदलते ही रहे हैं। शरद यादव का नाम भी मैथिल जी ने जोड़ा, और साथ ही वक्त वक्त पर वो राजनीतिक दलों का साथ और अपना एजेंडा भी बदलते रहे हैं। इस वजह से विश्वसनीयता जो है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो सवालों के घेरे में तो है ही।
सारिका जी, जी सॉरी, मैंने ये पूछा कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है अक्रॉस द कोलिशन इन द पार्टी, दोनों लिहाज से उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में रही है। नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है या नहीं है वो तो बात की बात है, मतलब लेकिन एक बात आप खारिज जरूर है नहीं कि कर रही भारतीय हैं। जनता पार्टी की स्वीकार बात कर रही जब हैं, भी स्वीकार। गठबंधन में रहे स्वीकार वो कर रही अंडर हैं प्रेशर कौन? ठीक, क्योंकि भारतीय मैं तो जनता सब- पार्टी मैं ने तो सब- हमेशा ही प्रेशर पॉलिटिक्स की है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कतई ही बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोभ, लालच और झूठ की राजनीति करती है। और जो लोग सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो अंततः वो तमाम दलों का आज जुटान हुआ है महागठबंधन के रूप में या इंडिया गठबंधन के रूप में। और देखिए बिहार ही नहीं, पूरे देश के संदर्भ में ये इंडिया गठबंधन जो है की नींव पे टिकी हुई पार्टी, जिनका परिवार सारा का सारा भ्रष्टाचारी आकंठ तक डूबे हुए हैं। एक बात सुन लेते हैं, मैथिल जी सुन लेते हैं, इसके बाद काउंटर कर लीजिए, इसके बाद काउंटर कर लीजिए मैथिल साहब, इसके बाद काउंटर का निर्माण हुआ है क्योंकि झूठ और फरेब की राजनीति से पूरी देश जो है वो तंग आ चुकी है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सारिका जी ये था कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस, आप सोच रहे हैं कि किस कद के नेता थे जॉर्ज की स्पीच अभी भी लोग सुनते हैं, क्या बोला करते थे वो? जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, एक लंबी फहरिस्त है जब उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को किनारे कर दिया है, और एक और लंबी फहरिस्त है जहां पर वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को बदलते रहे हैं। मैं सवाल इसी वजह से कर रहा हूं कि ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उनकी है उसके बाद क्रेडिबिलिटी है कितनी? देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री जो भी हो अंशुल जी, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव और तब तक हमारी गठबंधन इंटैक्ट है, हमारी जितनी भी दलें हैं वो सारी की सारी मजबूती से अंडर वन रूफ खड़े हैं हम लोग। मैथिल साहब, ये कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को किनारे कर देने की, ये दिखाने की, देखिए भैया जहां से इस गठबंधन की बुनियाद शुरू हुई इंडिया अलायंस की, वही ये गठबंधन फेल हो गया। लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपसे सवाल करें, हम 2-3 सवाल हम आपसे बहुत करें। अच्छी बात आपने ज्योति बाबू लौटा हूं, सुनिए एक बार। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछी थी कि भैया उन्होंने ही इस गठबंधन को बनाया, सभी के हाथ पैर जोड़े, भैया एक लाइन पे आ जाओ। और जब वो इकट्ठा किया तो कांग्रेस, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, वो कांग्रेस आगे खड़ी हो गई, हम तय करेंगे। नाम भी गठबंधन का इंडी जो तय किया था वो राहुल गांधी ने तय किया था, जिसका विरोध जो है वो जेडीयू के मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया था, उसका वो नाराज होकर पहुंच गए थे। तो वहां पर उनको तवज्जो नहीं। सारिका जी बारी बारी से बोलिए, सारिका जी, सारिका जी, कूद रहे सारिका जी, हैं, सारिका जी, ना तो आप पे नाम ठीक है, ठीक है, है ठीक है, ना आप पे जानकारी है। वापस ठीक है। जो मेरा सवाल था, क्या इंडिया अलायंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं है? ये खुद डिस्टर्ब्ड है, कहीं का ईंट है, कहीं का रोड़ा है, और भानुमति ने कुंडा जोड़ा है। आप देखिए ये लोग मोदी को हराने के लिए इसलिए लगे हुए हैं, इनको जनता का सेवा नहीं करना है, इनको अपने घरों में जो सोने की ईंट है और नोटों के बंडल इन्होंने छुपा रखे हैं, जो इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, उन घोटालों पे चल रही जांचों से ये डर के मारे कांप रहे हैं, इसलिए अपने अपने इंटरेस्ट को छोड़कर लग गए हैं कि भैया नरेंद्र मोदी को हटाओ। राज्यों में ये अगेंस्ट में लड़ते हैं। आप अभी देखिए 4-5 राज्यों के चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चोर झुट्टा बोल रही थी, तो ये इनकी उन 5 राज्यों में एक मिजोरम याद आया आपको? मिजोरम की अगर आप बात करेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी कभी थी नहीं सर। प्रधानमंत्री जी अब भारतीय जनता पार्टी हो रही है, आप तेलंगाना की बात करें तो वहां पर पिछली बार एक मैथिल साहब, मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि अलग अलग लड़ रहे थे, तो मिजोरम में भी तो वही हुआ, बीजेपी और एमएनएफ एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, दिल्ली में साथ। मैंने आपसे क्या बोला कि वहां पर हम लोग स्टार्टिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे स्टार्टिंग कर रही है, वहां अपने इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो नहीं अलायंस पार्टनर को लेकर पूछ रहा हूं। नहीं मैथिल साहब, इसमें कोई चिल्लाने वाली बात ही नहीं, मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि बाकी पार्टियां इंडिया अलायंस की जो थी दूसरे के खिलाफ लड़ी, बिल्कुल फैक्ट है। मिजोरम में एमएनएफ और बीजेपी अलग अलग लड़ी या नहीं लड़ी? ये तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उनसे पूछिए, क्योंकि आप ये फैक्ट पुट कर रहे थे और आप बीजेपी मैं आपको सुन लीजिए, लेकिन मैं उसका बताया था, पूरा जवाब आपको देता हूं, सुन लीजिए। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, वहां पर जिस मिजोरम की आपने अभी बात की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग पार्टी है, अभी वहां पर नींव डली है पार्टी की, वहां एक्सपेंशन हो रहा है, और वो उनकी बाकी पार्टियां स्टार्ट कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। आप 2 साल के बच्चे और 20 साल के पुरुष का बराबरी नहीं कर सकते साहब, ये मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कितना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। छोड़िए, चर्चा ये है
कि क्या नीतीश कुमार के इस बयान या स्टेटमेंट के बाद लगातार इंडिया अलायंस को अब एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है? विनीत जी, खास करके बिहार में, जिस बिहार से ये पूरी कवायद शुरू हुई, जिस बिहार में एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि देखिए ऐसा करके बीजेपी को हम चैलेंज कर सकते हैं, उसी बिहार में एक बड़े चेहरे की तरफ से अगर रुख मोड़ा जाता है, चेहरा मोड़ा जाता है, तो वो एग्जाम्पल भी खत्म होगा और साथ ही जो शुरुआत है वो भी एक तरह से सवालों के घेरे में आएगी। विनीत। आयुष भाई, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड हमको दीजिएगा। जिस तरह से राजद बिहार में जंगल राज फैला के बैठा हुआ, यहाँ पे भी पैनल में सारिका पासवान करके बैठ रही है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि अब इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे उनको कांग्रेस ने मझधार में छोड़ दिया है, और ये लालू प्रसाद यादव का ही केवल चरित्र नहीं है, ये कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाया है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जी गली गली द्वारे द्वारे घूम के लोग को इकट्ठा कर रहे थे, और जब क्रेडिट लेने की बात आई, जब मलाई खाने की बात आई, तो कांग्रेस उसके बीच में आ गया। यहां तक ये आलम हुआ कि संयोजक का पद भी नहीं बनाया गया, खड़गे साहब को बना दिया गया है। और मैं तो आपको ये बताता हूं कि लालू प्रसाद यादव लोग कितने स्वार्थी हो जाते हैं नीतीश कुमार जी को लेके। भाई 10 से 12 कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का बहिष्कार किया। जब दिल्ली में इंडी गठबंधन का मीटिंग हो रही थी तो इनसे हाय हेलो भी नहीं किया गया है। तो नीतीश कुमार जी आखिर करे क्या? करेंगे तो ये दिखाया उन्होंने कि भाई अगर ऐसा करेंगे मेरे साथ, तो एक नीतीश कुमार जी को हमें समझना पड़ेगा, ही इज अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, और उनको मालूम है कैसे किसी को अपनी हैसियत में रखना है, चाहे ललन सिंह हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कांग्रेस हो। तो नीतीश कुमार जी ने वो दिखा दिया है। लेकिन फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा आयुष भाई, दोनों दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो एक चेक बैलेंस का गेम जो आप कह रहे हैं, दूसरा की पूरी तरह से अलायंस ही छोड़ दें वो। भाई अब तक अगर इंडिया अलायंस ने उनको तवज्जो नहीं दी है तो नीतीश कुमार जी के पास बचता क्या है? अभी देखिए कि अभी कांग्रेस का आया था कम से कम हम 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जी कितने पर लड़ेंगे, राजद कितने पर लड़ेगा? तो सीट शेयरिंग पे ही फंसना है। उससे पहले मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को अगर आपने भाव नहीं दिया, तरजीह नहीं दिया, तो नीतीश कुमार जी वो नेता नहीं है जो कि आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के साथ रहेंगे और निकलेंगे ही वहां से। जो बात आप अब मुझे बोलना दें, मैं एनडीए के प्रवक्ताओं से पूछूं कि आप बताएं कुशवाहा कितने लड़ेंगे, आप बताएं रामविलास पासवान के चिराग पासवान कितने लड़ेंगे, अपना दिल कितने पर लड़ेंगे, दूसरे और ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप आपके माध्यम से ये विपक्ष के नेताओं से पूछ रहे हैं, जितने सवाल के मैंने भी इनसे पूछे, इन्होंने किसी पर बात नहीं किया। आप प्रधानमंत्री जब अपने शिवराज सिंह चौहान को जिन्होंने मोदी जी को हरा दिया मध्य प्रदेश में, उनको 18 साल से किसी उनके कद का कोई नेता ना हो, उनको हटा दिया गया, वसुंधरा जी को नहीं बनने दिया गया, तो वहां आप लोग को नहीं लग रहा है कि उन्होंने बड़े नेताओं को हटा दिया, जिनका कद बढ़ रहा है उसको हटा, ये सब आपको नहीं दिख रहा है। तो ये गुमराह करने से नहीं चलेगा। लोग बहुत जान चुके हैं, लोग अब बात करेंगे, लोग बात करेंगे। पता है क्या, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो 10 लाख से ज्यादा जो नौकरियां घटी है उसकी बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे कि कितना प्रॉब्लम हुआ है, बात करेंगे कि कितना आपका महंगाई हो गया है। ये मुद्दे आप हर चुनाव में उठाते रहे ज्योति बाबू, हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोग नहीं, मैं भाषण में थोड़ी दे सकता हूं किसी को भी। सुनिए, इंडिया गठबंधन ज्योति बाबू इन मुद्दों को लेकर, ठीक है, इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरते रहे, नतीजे आपके सामने हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार नाराज हो रहे हैं कांग्रेस से भी कि उनको आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, सुनिए आयुष जी, आप जो सवाल केवल बार बार विपक्ष से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए मुझे कि अपना दल को ज्योति बाबू, मैंने आपको पूरी लिबर्टी दी थी कि अगर आपका मुझसे कोई सवाल है, मेरी एंकरिंग पर सवाल है तो पूछ लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि आप उससे पूछिए, ये मैं थोड़ी करूंगा। आप निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं।